गुड इवनिंग दोस्तों। आपका दोस्त खुर्रम काज़मी। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे काम में परफेक्शन हो, हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे, हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं उसके एवज में हम बढ़िया काम करके दें। तो लगातार मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप अपने काम को संवारते चले जाएं। तो आइए, एयर कंडीशनिंग में गैस चार्जिंग को लेकर हम लोग कुछ छोटी-छोटी बातें करते हैं, जिसमें कि वैक्यूम और बाकी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो थोड़ा-सा वैक्यूम के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं। कितनी देर तक, अक्सर लोग कहते हैं 45 मिनट वैक्यूम किया, आधे घंटे वैक्यूम किया। तो वैक्यूम का टाइम से तो कोई लेना-देना है ही नहीं। मीटर देखिए, मीटर बता रहा है कि वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम हो गया। वक़्त का वैक्यूम से कोई भी नाता नहीं है। अच्छा पंप है, सही वक़्त से आपने उसको स्टार्ट कर दिया, अब टाइम कैलकुलेट ना कीजिए, मीटर देखिए। मीटर बता रहा है कि वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डीप वैक्यूम करना चाह रहे हैं। हमने क्या किया है कि ड्रायर के पास की ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एक आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है। ड्रायर के पास में हमने एक लाइन को जोड़ा हुआ है। ये तो यहाँ पे एक ये मैनिफोल्ड गेज लगा है। मैनिफोल्ड गेज की मदद से हम लोग यहाँ पे वैक्यूम कर सकते हैं। मैनिफोल्ड गेज में एक तरफ से कंप्रेसर को कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उसके लिए वाल्व होता है। एक तरफ से हम ड्रायर को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इधर का वैक्यूम इधर से कर सके, मतलब लो साइड का वैक्यूम अलग से कर सके हम यहाँ से, और हाई साइड के वैक्यूम के लिए हम ड्रायर के पास से वैक्यूम कर लें। इस तरह से जब आप वैक्यूम करते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ वैक्यूम बहुत बढ़िया होती है। हमने क्या किया है, अपने वैक्यूम पंप को एक वॉल्व के जरिए से कनेक्ट किया है और सिलेंडर को भी साथ में कनेक्ट किया है। तो क्या है, हम इसमें ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि एयर का एक ज़र्रा भी कहीं से शामिल ना होने पाए और एक्यूरेटली हम इसको रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सके। तो आगे हम देखते हैं कि ये हमारा एक वैक्यूम पंप है। हम लोग नॉर्मली 50 माइक्रोन तक वैक्यूम करने वाला वैक्यूम पंप प्रेफर करते हैं। 50 एलपीएम वाला होता है, लीटर्स पर मिनट वाला होता है। और अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर तो 2.25 माइक्रोन से नीचे ला ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पिस्टन में स्लिप होती है और उस स्लिप में वैक्यूम ब्रेक होता रहता है। और हमको कहाँ तक लाना है, हम तो 50 माइक्रोन की बात कर रहे हैं, या अधिक से अधिक अगर रेफ्रिजरेटर है तो 1500 माइक्रोन, सॉरी 500 माइक्रोन, और अगर एयर कंडीशनर है तो 1500 माइक्रोन तक हम वैक्यूम कर सकते हैं, करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे 2 स्टेज वाला वैक्यूम पंप दिख रहा है, जिसमें एक स्टेज, उसके बाद सेकेंड स्टेज। तो जब 2 स्टेज का वैक्यूम पंप हम यूज करते हैं तो वैक्यूम की क्वालिटी जो है वो फार बेटर होती है। अब जो लोग कंप्रेसर से कर रहे हैं और जो लोग वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ फर्क देखिए कि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंप्रेसर 1000 गुना बेहतर हो एक नॉर्मल कंप्रेसर से, फिर भी क्योंकि पिस्टन है, वो पिस्टन किसी भी तरह से अच्छा प्रॉपर वैक्यूम नहीं कर सकता। तो वैक्यूम पंप ही वैक्यूम के लिए यूज होते हैं। और जो लोग वैक्यूम पंप में कोई भी ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि इनका वैक्यूम पंप का जो वैक्यूम करने का तरीका होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। इसमें एक आई भी दिखेगी जहाँ पे ऑयल का लेवल मेंटेन करना होता है। तो हर ऑयल आप इसमें नहीं डाल सकते। जिस कंपनी से आपने वैक्यूम पंप परचेज किया है उसी कंपनी से ऑयल भी लीजिए। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर ऑयल डाल दिया, हो सकता है ठीक हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि सही नहीं होगा। इसलिए आप ऑयल उसी कंपनी। तो यहाँ पे हम मैनिफोल्ड की मदद से वैक्यूम कर रहे हैं। हमने सिस्टम को भी कनेक्ट किया हुआ है। लाइंस यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रही हैं। 1 नंबर पे कंपाउंड गेज है, ये 2 नंबर के ऊपर प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे फ्लो वाली लाइंस है हमारी। इससे हम वैक्यूम पंप को ब्रेक जोड़ सकते हैं। एक तरफ से हम सक्शन या चार्जिंग लाइन को जोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ से हम डिस्चार्ज लाइन को जोड़ सकते हैं। ये वॉल्व जो है वो हमारे राइट और लेफ्ट में क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए इन लाइंस को बने हैं। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम देखेंगे जिसमें कि वैक्यूम किया जा रहा है। क्या किया हमने, अपने मैनिफोल्ड को यहाँ पे लगाया हुआ है, एक हमने चार्जिंग लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, एक हमने ड्रायर के पास से पॉइंट निकाल के कनेक्ट किया हुआ है, और एक लाइन को हमने अपने
कंप्रेसर के साथ में, वैक्यूम पंप के साथ में, और हाइड्रोकार्बन या कोई भी रेफ्रिजरेंट जो आप चार्ज कर रहे हैं उसके सिलेंडर के साथ में किया हुआ है। मतलब लो साइड का वैक्यूम हम अलग कर रहे हैं और हाई साइड का वैक्यूम हम अलग कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वैक्यूम होने वाला है। और कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक जर्रा भी एयर का यहाँ पे एंटर ना हो पाए। तो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोग एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लोग एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हीं ने सिस्टम के कंप्रेसर को चला के या किसी दूसरे तरीके से वैक्यूम किया है, और क्योंकि उसमें मॉइस्चर मौजूद है इसलिए एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एंटी मॉइस्चर क्या करता है? देखिए, बहुत सी खराबियां पैदा करता है। एक तो किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का नहीं आता है, ऐसे ही कुछ पिंक कलर के, येलो कलर के आपको वो मिल जाते हैं कैप्सूल से, उससे आप चार्ज कर देते हैं मशीन में, तो क्या होने वाला है? वाइंडिंग को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ अंदर ऑयल को नुकसान पहुंचाएगा। ऑयल की विस्कोसिटी, चिकनापन जो है वो रिड्यूस कर देगा, पतला कर देगा ऑयल को। और फिर मॉइस्चर जब अपने अंदर सिस्टम में रह रहा है, मॉइस्चर जब सिस्टम में मौजूद है, तो क्या करने वाला है? मॉइस्चर अंदर की सारी चीजों को खराब करेगा। तो किसी तरह से भी कभी भी एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल मत कीजिए। खासतौर से 134A के ऑयल में तो एंटी मॉइस्चर जो है वो ऑयल को एक तरह से फाड़ देता है। और अगर हम अच्छी क्वालिटी का ड्रायर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर चला गया है वो ड्रायर उस मॉइस्चर को सक कर लेगा। पहले सिलिका जेल के ड्रायर आते थे, लेकिन अब मॉलिक्यूलर सीव्स वाले या एक्टिवेटेड एल्यूमिना वाले ड्रायर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उन्हीं ड्रायर्स का यूज कीजिए। यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन का अगर ब्लेंड है, मतलब R290 और R600 मिक्स किया है 50-50%, तो अब हमें सिलेंडर को उल्टा करके रखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेइंग स्केल है जिसमें हम तोल सकते हैं। यहाँ पे लाइंस को प्रॉपर्ली कनेक्ट किया गया है। सिस्टम में दिखाया गया है लो प्रेशर साइड कनेक्टेड है, हाई प्रेशर साइड कनेक्टेड है। तो इसको आप रीड करके ये हमारा चार्जिंग स्टेशन है, आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो भी हम लोग देखेंगे जिसमें कि किस तरीके से हम लोग वैक्यूम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं किस तरह से वैक्यूम करना है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम पंप, डबल स्टेज का रोटरी पंप हम लोग यूज कर रहे हैं। एक एयर कंडीशनर को, स्प्लिट एयर कंडीशनर को, जिसमें 410A चार्ज की गई है, हम लोग वैक्यूम कर रहे हैं। तकरीबन ये 400 माइक्रोन तक पहुंच गया है। यहाँ पे आपको माइक्रोन मीटर दिख रहा है, लाइफ टाइम सेंसर लिखा है जिसके ऊपर। तो हमने क्या किया है, इसको चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट किया है। देखिए, ये 410A की मशीन है। और दोस्तों, 410A की मशीन को वैक्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही हेड प्रेशर बढ़ा रहता है, 400-450 पाउंड होता है। आप वैक्यूम नहीं करिएगा, एयर जाके ब्लॉक होगी कैपिलरी में और हेड प्रेशर 50-75-100 पाउंड और बढ़ जाएगा। फिर मशीन धूप में रखिए तो और हेड प्रेशर बढ़ जाएगा। और किसी वक्त अगर कंडेंसर चोक हो जाता है, डायरेक्ट धूप पड़ रही है, तो ये प्रेशर डेंजरस स्टेज में पहुंच जाता है। फिर आप जाते हैं, आप देखते हैं अरे बैक प्रेशर कम है, चलो थोड़ी गैस चार्ज कर दूं। यही वो डेंजरस पॉइंट होता है जहां पे सुनने में आ रहा है कि कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, बिना ट्रेनिंग के, बिना सोचे समझे कभी भी 410A, 32 या किसी भी रेफ्रिजरेंट के एयर कंडीशनर में आप लोग अंदाजे मत लगाइए कि चलो इसमें हम थोड़ी गैस चार्ज कर देखते हैं। तो ऐसी हम कंडीशन आने ही क्यों दें? हम प्रॉपर वैक्यूम करेंगे तो हमारा सिस्टम, हजारों लाखों एयर कंडीशनर जो हैं वो 410A से चल रहे हैं, और बेफिक्र होकर हमारे इंजीनियर काम करते हैं। कोई डरने की बात ही नहीं है। डर तो वहां पे महसूस होना चाहिए जहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है। आपने देखा कि बैक प्रेशर कम है, चलो गैस चार्ज कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग ट्रेंड वे में ही काम करेंगे। हम इंजीनियर्स की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। हम लोग बिना वैक्यूम के, बिना ट्रेनिंग लिए कभी भी काम नहीं करने वाले। तो यहाँ पे एक सिस्टम को वैक्यूम किया जा रहा है, 410A सिस्टम है ये। काम करना बहुत सेफ है अगर हम प्रॉपर चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक स्क्रू टाइट करना भी अनसेफ है अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। हो सकता है स्क्रू ड्राइवर स्लिप कर जाए, हाथ में चोट आ जाए आपके। तो ट्रेन लोगों का ही ये काम है। अनट्रेन लोग कृपया
इन सारी स्थितियों से अपने को दूर रखें। मशीन को अनट्रेन्ड लोग ना टच करें। तो ये माइक्रोन में रीड कर रहा है, करीब करीब 400 माइक्रोन के आसपास हमारा वैक्यूम हो गया है। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, डीप फ्रीजर की बात कर रहे हैं, तो हमारा वैक्यूम 500 माइक्रोन से नीचे जाना चाहिए। लेकिन एयर कंडीशनर के लिए ये करीब करीब 1500 माइक्रोन तक होता। तो यहाँ पे देखिए हमने चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट किया हुआ है और ये हमारा वैक्यूम गेज है और यहाँ पे हमारा पंप लगा हुआ है। 2 स्टेज का पंप है और अच्छी क्वालिटी का पंप आप यूज कीजिएगा तो आपको परफॉर्मेंस भी सुपीरियर क्वालिटी की मिलेगी। ऐसे ही कोई आपने पुराना सा कंप्रेसर इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों वो ज़माने चले गए। अब हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि सेल्फ वैक्यूम तो कुछ होता ही नहीं है। जब आप वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप चाहिए है, उसके लिए रोटरी पंप चाहिए है। 2 स्टेज का पंप है तो बहुत अच्छा है। सेल्फ वैक्यूम एकदम भूल जाइए। जो झूठ मूठ के वीडियोस आप देखते हैं ना, यूट्यूब पर भी अब वीडियोस हैं बहुत से ऐसे कि बिना वैक्यूम पंप के कैसे आप वैक्यूम करेंगे। कोई वैक्यूम कहीं पॉसिबल ही नहीं है बिना वैक्यूम पंप के। अब हमने वैक्यूम पंप को अलग किया है और हम देखते हैं कि सिस्टम में कहाँ तक हमारा बैक जाता है, कितना वैक्यूम ब्रेक होता है। अगर ये नंबर लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब लीकेज है। देखिए यहाँ पे ये रीड कर रहा है कि कितना मॉइस्चर अंदर मौजूद है। अगर लीकेज होता तो ये बढ़ता ही चला जाता। तो ये एक और आपके पास फैसिलिटी है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम लीक तो नहीं है। तो छोटा सा चेंज हमने किया है कि एक हम वैक्यूम पंप इस्तेमाल कर रहे हैं और एक गेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई जमीन आसमान नहीं बदल दिया है, थोड़ा सा चेंज है और ये चेंज आपकी जान बचाएगा, आपको बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम तैयार करके देगा। तो दोस्तों ध्यान से इत्मीनान से काम कीजिए, ट्रेनिंग लेके काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।